हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार एकेडमी। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने पार्ट 1 को डिटेल में डिस्कस किया था। होप फ्रेंड्स आप सभी ने पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा, और जिसने भी फ्रेंड्स पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा जाके। उसमें हमने बहुत सी नई चीज़ों को डिस्कस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने स्टोन एज के पार्ट के बारे में जाना था। स्टोन एज के 4 पार्ट थे। पैलोलिथिक था पहला, दूसरा था मेसोलिथिक और तीसरा था नियोलिथिक, चौथा था चैल्कोलिथिक। तो इस तरह से स्टोन एज को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। हमने पैलोलिथिक के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था डिटेल से। तो आज हम मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में। मेसोलिथिक एज, इसको हंटर्स एंड हार्डर्स भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। इसको क्यों ऐसा कहते हैं तो हम इस लेक्चर में इसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल हैबिटेशन वर बिल्ड इन मेसोलिथिक एज। अभी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए पॉइंट क्या मिल गया हमको कि यहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेशन का यूज़ हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स फॉर रेसिडेंस पर्पज़। जो प्राचीन मानव था रहने के लिए अभी झोपड़ी बनाने लगा है। द एविडेंस ऑफ हट्स, हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? मेसोलिथिक के जो हट्स के एविडेंस है वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले डिस्कवर कहाँ से किए गए थे? बागौर और राजस्थान से। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले मानव के रहने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं तो आंसर होगा बागौर और आदमगढ़। आप प्लीज़ याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो क्लाइमेट बिकेम वार्म। क्लाइमेट जैसे कि हमने पैलोलिथिक में ही देखा था कि क्लाइमेट में चेंजमेंट हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे भी क्लाइमेट में चेंजमेंट हुआ, क्लाइमेट और वार्म हो गया, रेनी हो गया। एडिक्वेट रेनफॉल, डेंस वेजिटेशन। जब रेनफॉल होने लगी तो वेजिटेशन डेंस हो गया, फॉरेस्ट डेंस हो गए। पीपल स्टार्टेड हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। जो प्राचीन मानव था उसने हंटिंग स्टार्ट कर दी, फिशिंग स्टार्ट कर दी, फूड गैदरिंग करने लगा। लेटर स्टेज और फिर उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का भी पालन करने लगा। तो इससे हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि धीरे धीरे प्राचीन मानव कैसे अपने जीवन को सही ढंग से चल रहा है। सॉरी गाइस, जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल फेज, जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं पहले ही। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का काल है, इसलिए इसे ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन द मैन बिकम नॉन वेजिटेरियन। और जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव नॉन वेजिटेरियन हुआ, क्योंकि मानव के पास जो भी खाने को मिलता था वो अपना पेट भरने के लिए खा लेता था। पहले क्या रूट्स और फ्रूट्स खाता था, फिर धीरे धीरे जो ह्यूमन था उसने जो है हंटिंग स्टार्ट करी, फिर गैदरिंग ऑफ फूड। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जो टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था उससे क्या हुआ कि सबसे फंडामेंटल फीचर ऑफ मेसोलिथिक का था कि यहाँ पे टेम्परेचर इम्प्रूवमेंट हुआ। टेम्परेचर इम्प्रूवमेंट होने से क्लाइमेट में जो भी चेंजमेंट हुए तो इससे मानव के लिए सुइटेबल लाइफ जीने के लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हो गया, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट हो गया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मानव ने
ह्यूमन पॉपुलेशन, मानो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट देखने को हमको मिला। इन दिस इंक्रीजमेंट द पॉपुलेशन रिजल्टेड इन नंबर ऑफ फंडामेंटल चेंजेस इन मेसोलिथिक एज। तो हमको क्या देखने को मिलता है, जो फंडामेंटल चेंजमेंट हुए, कौन कौन से चेंजमेंट हुए मेसोलिथिक एज में उनके पॉपुलेशन बढ़ने से, उनको हम और समझने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन के बढ़ने का रिज़ल्ट हमको क्या देखने को मिला कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि 2 से 4, 4 से 6 जब मनुष्य हुए तो एक कम्युनिटी, एक समुदाय बन गया। समुदाय बन गया तो लोग अपने जीवन यापन के लिए से हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। जो पहले करते थे फिशिंग और हंटिंग करते थे, वो अब सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इसके लिए प्राचीन मानव को कुछ और नए तरीक़ों का उपयोग करना पड़ा, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मैन ने स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिकेटिंग ईटिंग एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेटेड, जिनको वो पालते थे, जिन जीव जंतुओं को, वो मनुष्य उन्हीं को ही खाने लगा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पेस्टोरल इकॉनमी इमर्ज। और फिर देखने को क्या मिलता है कि एक पशुपालन धीरे धीरे और हमको बढ़ गया, पेस्टोरल इकॉनमी बढ़ गई। फिर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल वाज पॉसिबल नाउ बिकॉज, और ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमारा जो वेजिटेशन था वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। क्लाइमेट में जो चेंजमेंट हुआ, इससे हमारा वेजिटेशन बहुत अच्छा हो गया। वेजिटेशन बहुत अच्छा हो गया तो पेस्टोरल इकॉनमी इमर्ज हुई। पेस्टोरल इकॉनमी क्यों इमर्ज हुई, क्योंकि पशुओं को चरने के लिए जैसे ग्रास वगैरह वेजिटेशन मिलने लगा, बहुत अच्छा वेजिटेशन होने लगा। कुछ जंतुओं का विकास हुआ, जिससे कि यहाँ की सभ्यता फली और फूली। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या क्या और भी चेंजमेंट हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। द विंड क्लियर्ड सम, देखिए 10,000 साल पहले लगभग क्या गर्म और तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे क्या हुआ कि उन्हीं हवाओं ने लैंड क्लियर कर दिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमको वेजिटेशन बहुत अच्छा होने लगा। वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्पफुल हुआ वहाँ के क्लाइमेट से। द पेस्टोरल इकॉनमी वॉज नो लॉन्गर नीड ऑफ फूड फील टू। अब जब वेजिटेशन इतना अच्छा होने लगा तो मनुष्य ने क्या सोचा कि चलो भाई कुछ और करते हैं। इसे मतलब कि पेस्टोरल इकॉनमी से तो उनका काम चल नहीं रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी बहुत बढ़ चुकी थी। तो मैन ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। द रिज़ल्ट ऑफ मैन टू डू एग्रीकल्चर करने लगा। तो हमको सबसे पहले द एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी यहाँ पे इमर्ज होती है। इन दिस वे द मैन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज रिवोल्यूशनरी मूव। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मैन का जो फूड गैदरिंग और फूड एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर जब स्टार्ट कर देता है तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो जाता है। इसको हम रिवोल्यूशनरी मोमेंट कहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने पहली बार खेती करना शुरू किया। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना कब, कौन से काल में शुरू किया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेसोलिथिक काल में। मेसोलिथिक काल को मध्यपाषाण काल भी कहते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, क्लियर करते चलिएगा। बस आप लेक्चर देखते जाइए, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट में क्या मिला, कॉमेंसमेंट इन सेटल लाइफ। जब एग्रीकल्चर करने लगे तो व्यक्ति का जो घुमक्कड़ू जीवन था, नोमैडिक लाइफ थी, उसका अंत होने लगा और वो एक सेटल लाइफ जीने लगे। सेटल लाइफ कैसे फ्रेंड्स जीने लगे, पहले क्या था, पहले जो प्राचीन मानव था वो एक जगह नहीं रुकते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। कुछ समय के लिए एक जगह रुके, वहाँ के ग्रास लैंड क्लीन करे, फॉरेस्ट क्लीन करे, जो भी वहाँ के जीव जंतु फल फ्रूट्स थे वो उसका उपभोग कर लेते थे। फिर उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा था, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना ही फल और फूल में कुछ उनके लिए खाने के लिए बचता था। तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फिर वहाँ पे ही सेम प्रोसेस करते थे, जंगलों को साफ़ करते थे, लैंड
क्लियर करते थे, वहाँ के फल और फ्रूट्स जो भी मिलता था उसको खाते थे, और इस तरह उनकी एक नोमैडिक लाइफ चल रही थी। इसलिए ही हमको पीछे देखने को मिलता है कि लोग पशुपालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने साथ पशु लेके चलने पड़ रहे थे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेटल लाइफ की ओर मनुष्य हमारा आगे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या परिवर्तन हुए। फॉर द नोमैडिक लाइफ कम टू एंड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नोमैडिक लाइफ का अंत हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम विलेज इमर्ज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब नोमैडिक लाइफ का अंत हो गया तो जाहिर सी बात है लोग एक जगह जब रहने लगे तो विलेज बन जाएंगे। आप सभी को बताएं विलेज कैसे बनते हैं, एक जगह जो भी कम्युनिटी या कुछ लोगों का जो समूह रहता है एक जगह, उसको हम विलेज कहते हैं। और इस तरह से पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विलेज का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि विलेज का डेवलपमेंट कौन से काल में हुआ, तो आप बिना किसी कन्फ्यूजन के बता पाएंगे कि मेसोलिथिक एज में विलेज का डेवलपमेंट हुआ। अभी देखिए अर्लियर एविडेंस ऑफ फेज ह्यूमन लाइफ वर फाउंड इन मेहरगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ह्यूमन के एविडेंस कहाँ से मिलता है, ह्यूमन कहाँ से फाउंड किया गया, ह्यूमन रिमेन्स कहाँ से मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले ह्यूमन रिमेन्स पाए गए। और मेहरगढ़ वॉज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट विलेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले विलेज के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विलेज के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ से ही सबसे पहले ह्यूमन रिमेन्स, मानव के भी साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स बनते हैं। मेहरगढ़ सबसे पहले ह्यूमन रिमेन्स कहाँ से मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा मेहरगढ़। और सबसे पहले गाँव के साक्ष्य अगर पूछा जाए कि विलेज का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो उसका आंसर होगा मेहरगढ़। फिर देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। अब जब मैन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आगे, पॉटरी की, क्योंकि जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको स्टोर करने के लिए। वो स्टोर कैसे करेंगे अपने प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉटरी डेवलप करी, पॉटरी का विकास किया। पॉटरी के मतलब बर्तनों का विकास किया अपने फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए। इनिशियली द पॉट वर हैंडमेड, और जाहिर सी बात है कि जो पॉट्स थे वो हैंडमेड होते थे। फिर ये काम ज़्यादा दिन तक नहीं चला, धीरे ही धीरे मनुष्य ने क्या कर लिया, व्हील का आविष्कार कर लिया, व्हील की खोज कर ली, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है पहिए का आविष्कार कब और कहाँ से हुआ। तो आप बिना किसी कन्फ्यूजन के बता पाएंगे कि व्हील का आविष्कार मेसोलिथिक काल में हुआ। जब व्हील का आविष्कार हो गया तो मनुष्य ने उसी व्हील से ही पॉटरी बनाना स्टार्ट किया। व्हील का इस्तेमाल वो पॉटरी बनाने में करने लगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, उसी व्हील से मैन्युफैक्चर कार्ट बना लिए, जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी। तो धीरे धीरे उन्हीं पहियों के इस्तेमाल से मनुष्य ने बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर लिया, बैलगाड़ी बना ली। इन दिस वे द मैन गॉट फर्स्ट व्हीकल, और इस तरह से मैन को अपना पहला व्हीकल मिल जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मैन ने अपना पहला व्हीकल कब प्राप्त किया, तो वो इसका भी आंसर मेसोलिथिक एरा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मेसोलिथिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यहीं से ही सबसे पहले विलेज का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन रिमेन्स पाए गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, व्हील का डेवलपमेंट हुआ, कार्ट का डेवलपमेंट हुआ, व्हीकल स्टार्ट कर दिए। इस तरह सोशल जो कल्चरल इंट्रैक्शन बढ़ा, लोगों के बीच इंट्रैक्शन होने लगा, लाइफ उनकी सेटल होती हुई नज़र आ रही है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि टूल्स कौन कौन से, मेसोलिथिक एज के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, क्या क्या इनकी खासियत रही है, इन टूल्स के बारे में देखेंगे। टूल्स कौन कौन से थे, तो देखिए पैलोलिथिक मैन यूज क्वार्टराइज स्टोन टू मेक टूल। देखिए फ्रेंड्स पैलोलिथिक जो ह्यूमन था उसने क्वार्टराइज स्टोन का इस्तेमाल किया था टूल बनाने में। टूल्स जो उनके उपकरण होते थे वो क्वार्टराइज पत्थर से होते थे। और फिर लोअर पैलोलिथिक में
लोअर पैलोलिथिक के जो टूल्स थे वो बहुत बड़े और अनरिफाइंड थे, बड़े और रफ थे। आप ये कह सकते हैं जो भी पत्थर मिला बस उसी से वो लोग खोदने का या फिर किसी चीज़ को काटने का वो इस्तेमाल करने लगते थे लोअर पैलोलिथिक में। और पैलोलिथिक में उनके इस पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ग्रेजुअली द साइज ऑफ टूल केप्ट ऑन रिड्यूस, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जो उनके टूल्स थे उनका साइज़ घटने लगा, छोटे बनाने लगे। पहले क्या था, कोई भी पत्थर मिला उसी का इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे मानव का विकास होते होते देखते हैं कि मनुष्य छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने, रिफाइन उनको काट के छांट के उनका इस्तेमाल करता था, अपने हिसाब से शार्प करके, जैसे उसको ज़रूरत होती थी कुछ उस हिसाब से इस्तेमाल करने लगा। और मिडिल पैलोलिथिक आते आते हमको क्या देखने को मिलता है कि उनकी टेक्निक ऑफ फ्लेक्स, फलक पद्धति आ गई, फलक का इस्तेमाल करने लगे। ड्यूरिंग अपर पैलोलिथिक में टूल्स में कौन कौन से चेंजमेंट हुए, अगर पूछा जाए कि अभी देखिए मैंने एक ही जगह आपको बना के दे दिया, इससे आपको स्लाइड्स पढ़ने में बहुत हेल्पफुल हो गए। मैंने पैलोलिथिक से मेसोलिथिक के टूल्स के बारे में बता दिया कि देखिए पैलोलिथिक में टूल्स बड़े और अनरिफाइंड थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, मिडिल पैलोलिथिक आते आते उनकी टेक्निक में चेंजमेंट हुआ, फ्लेक्स टेक्निक का डेवलपमेंट हो गया। और अपर पैलोलिथिक में टेक्निक ऑफ ब्लेड्स आ गई। अभी देखिए यहाँ पे चेंजमेंट हो गया उनकी टेक्निक में। और मेसोलिथिक मैन यूज़ बेटर, अब मेसोलिथिक आते आते मैन ने और भी अच्छे उपकरणों का इस्तेमाल करने, अच्छे और बेहतर इस्तेमाल करने लगे। यहाँ के जो टूल्स थे, टाइनी टूल्स थे, वो 3 सेंटीमीटर के लगभग बहुत ही छोटे टूल्स का ये लोग इस्तेमाल करने लगे। और इनकी साइड सबसे पहले कहाँ से मिलती हैं ये टूल्स के, जो जैसे थे राजस्थान, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया से इसके साक्ष्य मिलते हैं मेसोलिथिक टूल्स के। तो आई होप फ्रेंड्स, देखिए आपको मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी पैलोलिथिक से मेसोलिथिक टूल्स के बारे में, एक ही जगह में शॉर्ट्स में आपको समझा दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या चेंजमेंट हुए। द टूल्स ऑफ दिस एज वॉज वेरी स्मॉल दीज वर नोन एज माइक्रोलिथिक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के टूल्स कैसे थे, बहुत ही छोटे टूल्स थे, इस वजह से इसको माइक्रोलिथिक टूल्स भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल टूल्स। नंबर ऑफ द टेक्निक एडवांसमेंट, इनकी टेक्निक में अब चेंजमेंट होता है, टेक्निक को अपने और बेहतर और एडवांस कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे देखिए मेसोलिथिक में क्या हुआ, नॉलेज ऑफ फायर, लोगों को आग का नॉलेज ऑफ फायर, उनको आग का ज्ञान हुआ। इन्वेंशन ऑफ फायर, फायर का आविष्कार हुआ। फायर के आविष्कार के साथ ही साथ मनुष्य ने ये भी जाना कि हम आग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। धीरे धीरे मनुष्य, पहले क्या था, मनुष्य उसको आग जलाने के लिए या फिर किसी जंगलों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने फूड, अपने खाने को पकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो वो नॉलेज ऑफ फायर हो गई। नॉलेज ऑफ बो एंड एरो, मनुष्य को, प्राचीन मनुष्य को बो और एरो की भी नॉलेज हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कालीन मानव को बो एंड एरो का ज्ञान था, तो आप बता पाएंगे कि मेसोलिथिक एज से हमको बो और एरो के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब कि जो प्राचीन मानव था, मेसोलिथिक मनुष्य था, उसको बो और तीर और धनुष का भी ज्ञान था। आग के साथ साथ तीर और धनुष का भी उसको ज्ञान था। और इस टेक्नोलॉजी ने मनुष्य की, जो मेसोलिथिक एज का मैन था, उसकी लाइफ को बहुत ही बेटर बना दिया, है ना। तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे न्योलिथिक एज के बारे में। न्योलिथिक एज को नवपाषाण काल भी कहते हैं। तो न्योलिथिक एज में कौन कौन से परिवर्तन हुए उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ की
जो एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट थी वो अपने न्यू हाइट्स पे पहुंची, कुछ और नए नए परिवर्तन हुए, नए नए विकास हुआ, उसको हम नवपाषाण कालीन कहते हैं। इस नाम से ही पता चलता है नव, कौन कौन से नए आविष्कार हुए हैं। आप ये सीधे याद रख सकते हैं कि नवपाषाण में कौन कौन से नए आविष्कार हुए, इन टेक्नोलॉजी में और इंक्रीजमेंट हुआ, न्यू हाइट्स पे टेक्नोलॉजी पहुंची। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। देखिए नंबर 1 परिवर्तन है यहाँ पे इग्नियस रॉक्स का इस्तेमाल करने लगे टू मेक टूल्स। तो सबसे नंबर 1 कौन सा परिवर्तन हमको देखने को मिला मेसोलिथिक से न्यूलिथिक आते आते, कि जो मानव था उसने इग्नियस रॉक का इस्तेमाल करने लगा। अब टूल्स बनाने के लिए इग्नियस आग्नेय चट्टान का इस्तेमाल करने लगा टूल्स बनाने में। नंबर 1 चेंजमेंट ये हो गया। टूल ऑफ दिस एज वर बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ पॉलिशिंग। दूसरा परिवर्तन यहाँ पे कौन हुआ कि यहाँ पे जो टूल्स थे वो पॉलिश टूल्स हो गए, इनको पॉलिश करने लगे अपने टूल्स में, जिससे वो और शाइनी और शार्प हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मैन स्टार्टेड पुटिंग हैंडल इन द टूल्स। और तीसरा चेंजमेंट कौन सा हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने अपने टूल्स में हैंडल्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको पकड़ने में भी आसानी हो गई और कृषि में भी उनको सहायता होने लगी। टूल से उनके हाथों में भी दर्द या फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तो हमने देखा कि नियोलिथिक में कौन कौन से 3 परिवर्तन हुए। पहला हुआ कि इग्नियस रॉक से उन्होंने टूल्स बनाए, दूसरा कौन सा था पॉलिशिंग टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, और तीसरा कौन सा था हैंडल टूल्स का इस्तेमाल करने, अपने टूल्स में हैंडल का इस्तेमाल करने लगे। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखेंगे दीज टूल्स नोन एज सेल्स टेक्नोलॉजी। और इन्हीं टूल्स को अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सेल्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप बता पाएंगे कि सेल्स टेक्नोलॉजी क्या है। द नॉलेज ऑफ व्हील एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्ट वर अदर डायमेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ड्यूरिंग न्यूलिथिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको व्हील का नॉलेज हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्ट बनाने लगे थे, तो इससे क्या हुआ, इनकी टेक्नोलॉजी को एक अदर डायमेंशन मिला और इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और धीरे धीरे ये अपनी जीवन को और आसान बनाने लगे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। देखिए पैलोलिथिक टूल्स, यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना दिया है एक ही जगह पे, जिससे आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, आप यहीं पे चीज़ों को कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। यहीं पे मैंने एक ही जगह पे चीज़ें बता दी हैं। देखिए पैलोलिथिक एरा में क्या था कि वहाँ के टूल्स बिग थे और अनरिफाइंड थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ के टूल्स ऐसे आप याद रखिएगा। जो सबसे पहला काल था पैलियोलिथिक, वहाँ के टूल्स बड़े और अनरिफाइंड रफ थे। मेसोलिथिक आते आते ट्रांजिशनल फेज, मेसोलिथिक को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। यहाँ के टूल्स में क्या क्या चेंजमेंट हुआ, यहाँ के टूल्स ब्लेड्स एंड फ्लेक्स हो गए, फलक पद्धति और ब्लेड्स पे इनके टूल्स में इतना परिवर्तन हुआ कि अब ब्लेड्स और फ्लेक्स हो गए, जैसे पॉइंटर्स हमने कल भी पढ़ा था। नियोलिथिक में यूज़ ऑफ हैंडल्स, अपने टूल्स में हैंडल्स का यूज़ करने लगे, हैंडल का इस्तेमाल करने लगे। पॉलिशिंग टूल्स, पॉलिशदार टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे इग्नियस रॉक। ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए इग्नियस रॉक का इस्तेमाल कब और कौन से इग्नियस रॉक का इस्तेमाल कब किया गया, तो आप बता पाएंगे नियोलिथिक काल में इग्नियस रॉक का इस्तेमाल करने लगे। किसके लिए, टूल्स बनाने के लिए। टूल्स बनाने के लिए इग्नियस रॉक का इस्तेमाल किया गया नियोलिथिक काल में, नवपाषाण काल में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि नियोलिथिक में कौन कौन से चेंजमेंट हुए। द नियोलिथिक एज इन इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट कमिंग अराउंड 7000 BC, लगभग 7000 ईस्वी पूर्व हमारे नियोलिथिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका उद्भव हुआ। और यहाँ की सबसे मोस्ट एक्टिविटीज़ कौन सी थी, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, कि यहाँ पे मानव ने एग्रीकल्चर का विकास किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कृषि
कब से शुरुआत, कृषि की शुरुआत कब से हुई, तो आप बता पाएंगे न्यूलिथिक एज से, नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत हुई। अब देखिए कृषि मानव ने स्टार्ट कर दी, तो अब जाहिर से बात है कृषि में कोई ना कोई फसल तो उगाते होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी इनकी मेन क्रॉप्स थी, जैसे वीट थी, बार्ले थी जिसको गेहूं, जौ हम कहेंगे, राइस को चावल कहेंगे, ग्राम, चना, रागी, मिलेट्स, सम अदर मिलेट्स का भी ये लोग उपयोग उत्पादन करते थे। जैसे कि मेन क्रॉप कौन कौन से हो गए, गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, चावल आदि। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, कौन कौन से कैटल को ये लोग पालते थे, जैसे सीप, गोट्स वगैरह का पशुपालन करते थे। पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन बेलन, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि पेस्टोरल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहाँ पे पाई गई, तो बेलन वैली में पाई गई। बेलन वैली को हमने पहले भी पढ़ा है फ्रेंड्स। बेलन वैली कहाँ पे है, एमपी में है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेलन वैली के बारे में पढ़ाया था। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट्स है, आप याद रखिएगा। यहाँ से पेस्टोरल और एग्रीकल्चर दोनों के साक्ष्य मिलते हैं बेलन वैली से। द मैन स्टार्टेड यूज़ ऑफ पॉटरी, पॉटरी का इस्तेमाल करने लगे, किस लिए, अपने वस्तुओं को, अपने खाद्यान्न को रखने के लिए। जो भी सरप्लस खाद्यान्न था उसको पॉटरी में रखते थे। यूज़ ऑफ व्हील, व्हील का इस्तेमाल करते थे। नॉलेज ऑफ कार्ट, बैलगाड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसका इनको नॉलेज हो गया था। यूज़ ऑफ टूल्स अलॉन्ग विथ दिस फीचर ऑफ पेस्टोरल, उन टूल्स का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर कृषि करने में उन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। हंटिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते थे, इससे उनको हंट करने में सहायता मिलती थी। फूड गैदरिंग हैड ऑल्सो कंटिन्यू, और फूड गैदरिंग भी चलती रही। द न्यूलिथिक मैन हैड द नॉलेज ऑफ हाउस मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, तो जो न्यूलिथिक मैन था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नवपाषाण कालीन मानव था उसके जो घर थे, उनके जो घर थे तो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। तो इसका मतलब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पकी हुई ईंटों के घर कहाँ से मिलते हैं, तो वो न्यूलिथिक काल, नवपाषाण काल से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले साक्ष्य हैं पकी हुई ईंटों के घर हमको कहाँ से बने हुए मिलते हैं, तो वो नवपाषाण काल से मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब प्लीज़ फ्रेंड्स लास्ट तक लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो अब देखिए न्यूलिथिक एज में के साथ साथ कश्मीर वैली, कश्मीर में भी कुछ संस्कृति या फिर कहें कुछ प्लेसेस का इमर्जमेंट देखने को मिलता है। कश्मीर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व कश्मीर वैली में कुछ चीज़ें देखने को मिलती, जैसे कि बुर्ज होम, गुफ कराल वर द इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट ऑफ द न्यूलिथिक कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में बुर्ज होम और गुफ कराल बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, सेटलमेंट्स थे। यहाँ पे बुर्ज होम से हमको सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य सबसे पहले हमको बुर्ज होम से मिलता है। बुर्ज होम कहाँ पे, कश्मीर, और कश्मीर से ही हमको पिट ड्वेलिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कि बर्फ़ के घर बना के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसको इग्नू वगैरह जैसे रहते हैं, उसके भी साक्ष्य सबसे पहले हमको बुर्ज होम से मिलते हैं। तो द पीपल ऑफ कश्मीर वैली कल्टिवेटेड बार्ले, जो कश्मीर वैली के जो मानव था वो कौन कौन से कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई है हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो अब देखिए कश्मीर में कौन कौन सी कल्टीवेशन करते थे, जैसे ये लोग बार्ले करते थे, वीट, राइस, तो वही गेहूं, जौ और चावल को ये लोग उगाते थे। कौन कौन से इसके डोमेस्टिकेटेड कैटल थे, जैसे कि गोट, सीप, डॉग्स, जो कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, डॉग के पहले साक्ष्य अगर पूछा जाए तो कहाँ से मिलते हैं, तो वो कश्मीर से मिलते हैं। एंड द डॉग वर ब्यूरिड विद देयर मास्टर इन द ग्रेव्स, तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है ये कि कुत्ते को उनके मानव के साथ दफनाने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो बुर्ज होम से मिलते हैं। कि सबसे पहला साक्ष्य और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि कुत्ते को उनके मानव के साथ दफना दिया जाता था।
ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम। अब हम देखेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में, ताम्रपाषाण काल के बारे में, जो कि स्टोन एज का चौथा पार्ट है। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का उदय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कब हुआ? 2800 BC में। एंड ऑफ नियोलिथिक। अब जाहिर से बात है फ्रेंड्स, अगर नई सभ्यता आई है तो पुरानी सभ्यता का अंत हो चुका होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंड ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज समाप्त हो गई। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है कि यहाँ से हमको मेटल टूल्स मिलने लगे। अभी तक क्या था? स्टोन टूल्स ही देखने को मिलते, और पहली बार अब यहाँ पे इतिहास में पहली बार मेटल्स के टूल्स, मतलब कि धातु के बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और पहली धातु, फर्स्ट टूल वर कॉपर, और पहली धातु जो मनुष्य ने इस्तेमाल करी वो कौन सी थी? वो थी कॉपर, तांबा, जिसको हम तांबा कहेंगे। मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल करी गई पहली धातु थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया और बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। बट यूज़ ऑफ स्टोन टूल नॉट गिवन अप। तो मनुष्य ने धातु के उपकरणों का इस्तेमाल तो शुरू कर दिया, परंतु मनुष्य ने पत्थरों के बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल नहीं छोड़ा, साथ ही साथ स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल करते थे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इनकी साइट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए दाइमाबाद एंड इनाम गांव चालकोलिथिक एज की इम्पॉर्टेंट साइट्स। ये अर्बन स्टेज थे, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया था, विलेज से अब अर्बन में परिवर्तन हो गए थे। दाइमाबाद और इनाम गांव, इसका मतलब ये काफ़ी डेवलप हो गए थे, हाईली डेवलप थे। राजस्थान से भी साक्ष्य मिलते हैं, MP, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल से भी चालकोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं हमको। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य हमको इन जगहों से मिलते हैं। दीज पीपल प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस। तो चालकोलिथिक काल का जो ताम्रपाषाण कालीन मनुष्य था वो कौन कौन से प्रोडक्शन करता था एग्रीकल्चर में? जैसे व्हीट का प्रोडक्शन करता था, राइस का करता था, और कुछ पल्सेस भी उगाने लगे अब, जैसे कि लेंटिन, कौन सी? मसूर की दाल, ब्लैक ग्राम, काले चने जिसको कहते हैं, पी, मटर वगैरह का। अब देखिए अब यहाँ पे व्हीट, बाले और राइस के साथ अब दालों का भी उत्पादन करने लगे। और मोस्ट जो फूड ग्रेन थे वो हमको नर्मदा टोली से मिले हैं। नर्मदा टोली कहाँ पे है? वो बैंक ऑफ नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर कहाँ पे है? जो कि MP में है। तो अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा टोली से किस बात के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि फूड ग्रेन के सबसे पहले साक्ष्य हमको नर्मदा टोली से मिलते हैं चालकोलिथिक एज में। सबसे पहले चालकोलिथिक एज में नर्मदा टोली से क्या मिलता है? तो फूड ग्रेन के साक्ष्य सबसे पहले नर्मदा टोली से मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। द चालकोलिथिक पीपल वर जनरली नॉट एक्विडेंट विथ बर्न बिग, देयर हाउसेज वर मेड ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने नियोलिथिक में पढ़ा था कि नियोलिथिक जो मानव था उसको पकी हुई ईंटों के घर उनके बने हुए थे, मतलब कि उनको पकी हुई ईंटों का ज्ञान था। लेकिन हमको चालकोलिथिक काल में क्या देखने को मिलता है कि ताम्रपाषाण काल में, कि यहाँ के जो मनुष्य के घर थे वो पकी हुई ईंटों के बने हुए नहीं थे। यहाँ के घर मड ब्रिक्स से बने थे, मिट्टी के ईंटों के बने हुए थे। तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी में थोड़ा डिक्रीजमेंट हुआ कि वहाँ पे क्या था, वहाँ के पकी ईंटों के घर थे, परंतु ताम्रपाषाण में पकी हुई ईंटों के घर नहीं थे, मिट्टी के ईंटों के घर बने हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, एट चंदौली एंड नेवासा वेस्टर्न महाराष्ट्र द चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में दो प्लेसेस हैं, चंदौली और नेवासा। यहाँ से हमको क्या इम्पोर्टेंस मिलता है कि जो चिल्ड्रेन है, एक कब्र मिली है चिल्ड्रेन की जो किसी बच्चे से रिलेटेड है, उसकी कब्र में हमको कॉपर बेस्ड नेकलेस मिला है अराउंड देयर नेक्स। उसके गर्दन में कॉपर का, तांबे का बना हुआ नेकलेस पाया गया है। एंड अदर हैड ग्रेव गुड कंसिस्टेंसी ऑफ ओनली ऑफ
पॉट्स, और दूसरी जो कब्रें हैं वहाँ से हमको पॉट्स के ही साक्ष्य मिले वस्तुओं को। इनका मानना था कि अगले जन्म में वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए वो कब्र में उन्हीं वस्तुओं के, उनसे रिलेटेड वस्तुओं को डाल देते थे। जैसे अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्ड्रेन के साथ कॉपर के नेकलेस हमको कहाँ से मिलता है, तो चंदौली और नेवासा से मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। इन इनाम गांव एडल्ट वॉज ब्यूरिड विद पॉटरी एंड सम कॉपर्स। लेकिन देखिए इनाम गांव से दोनों चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं कि एक कब्रगाह से किसी युवक के साथ पॉटरी बर्तन के साथ कॉपर के भी साक्ष्य मिलते हैं। कॉपर और पॉटरी दोनों को वो लोग दफना देते थे मृत्यु के बाद। चालकोलिथिक पीपल बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, अभी तक आप देख ही चुके हैं, तो वो आर्ट और क्राफ्ट्स में बहुत ही अच्छे हो गए थे। देवर एक्सपर्ट हो गए थे, अच्छे ने एक्सपर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए थे। कॉपर स्मिथ, वो तांबे से ही ज्वेलरी वगैरह बनाने लगे थे। कॉपर स्मिथ, एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ज्वेलरी का डेवलपमेंट कर लिया इन्होंने। स्किलफुल वर्कर इन स्टोन्स से ही बहुत अच्छे वो लोग स्टोन का ही इस्तेमाल करके बहुत अच्छी चीज़ों को बनाने लगे थे। टूल्स वेपन में जैसे हम लोग ने देखे कैसे कैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में उन्होंने परिवर्तन किया, अपने टूल्स उनके और बेहतर हो गए, टूल्स बेहतर हो गए। बैंगल्स ऑफ कॉपर की हमको चूड़ियाँ देखने को मिलती है। बैंगल ऑफ कॉपर्स का इस्तेमाल वो लोग चूड़ियाँ बनाने में करने लगे। दे प्रोड्यूस कॉटन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, अभी हमको कॉटन के साथ अभी तक नहीं मिले, तो चालकोलिथिक एज में कॉटन ये लोग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और कॉटन के साथ हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो महाराष्ट्र से मिलते हैं। तो पूछा जाए अगर सबसे पहले कॉटन के साथ कहाँ से मिलते हैं, तो महाराष्ट्र से होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए खेतरी माइन इन महाराष्ट्र वॉज द फेमस सोर्स ऑफ कॉपर। अगर यहीं पे जो कि आज भी कॉपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है खेतरी माइंस, दैट टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था खेतरी माइंस फॉर द कॉपर सोर्सेज। कॉपर हमको कहाँ से मिलता था, खेतरी माइन से मिलता था। और खेतरी माइन कहाँ है, राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। खेतरी माइन राजस्थान में जो कि कॉपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका एग्रीकल्चर, जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हमने पीछे भी देखा, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग मनुष्य करता चला आ रहा है। ऑल्सो प्रैक्टिस एनिमल भी, जीव और जंतुओं पशुपालन भी करने लगा। बोन्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। और हमको ये कैसे पता चलता है कि हाँ मनुष्य ने ये सारी चीज़ें करी थी, कौन कौन से एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, तो ये हमको एक एक्सकवेशन के थ्रू, उनके बोन्स के थ्रू पता चलता है। उनके रिमेन्स कुछ पाए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कौन कौन से ये लोग पशुओं को पालन करते थे। जैसे कि देखिए एक्सकवेशन के थ्रू कैसे पता चल, जैसे डॉग्स के बोन्स मिले होंगे, शिप के, हॉर्स के, ये सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। और चालकोलिथिक पीपल जो थे वो राइनोसोरस से भी अवेयर थे। इनका मतलब ये गैंडा को भी जानते थे। इस समय गैंडा का भी विकास हो गया था, उद्भव हो चुका था। साथ ही साथ फिशिंग करते थे, मछलियों का भी पालन करते थे। फिशिंग वॉज द अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो फिशिंग भी इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अब बन गई, इनकी लाइफ का हिस्सा बन गया। फिशिंग भी, हंटिंग, फूड गैदरिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे चेंजमेंट होता आ रहा है। द पॉट्स हैव पेंटिंग। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पॉट्स को जो है पेंटिंग स्टार्ट करी। पॉट्स में ही लोग चित्रकारी करने लगे, पॉट्स को कलरफुल बनाने लगे। अपने जो पॉट्स थे उन्हीं को कलरफुल नए रंगों से भर के, इससे उन्होंने रंगों का भी आविष्कार हुआ। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो चालकोलिथिक पीपल था उसको कलर्स का भी ज्ञान हो गया, रंगों का भी ज्ञान होने लगा। रंगों का ज्ञान होने लगा तो उसका इस्तेमाल उन्होंने कैसे करा, अपने बर्तनों को चित्रकारी, अपने बर्तनों में चित्रकारी करने लगे। द चालकोलिथिक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, पीपल होगा। प्रैक्टिस ट्रेड और कॉमर्स। यहाँ पे अब क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं
क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका एग्रीकल्चर ट्रेड्स भी करने लगते थे। और बिकॉज सच आइटम्स हैव ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये ट्रेड करते थे। इसका हमको कैसे पता चला कि एक्सकवेशन के थ्रू हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो वहाँ पे नेचुरली नहीं पाई जाती थी। तो जैसे कि कौन कौन सी नहीं पाई जाती थी, सिल्वर, गोल्ड, ब्लू स्टोन, वो वहाँ के हैबिटेट में नहीं मिलती थी, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे। तो इससे हमारे जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि ये लोग हो सकता है कि ट्रेड भी करते हों। तो इससे हमें पता चलता है कि चालकोलिथिक पीपल ट्रेड भी करते होंगे। सम अदर कल्चर, कौन कौन से हमारे इंडिया में कुछ और भी कल्चर का डेवलपमेंट हुआ साथ ही साथ। देखिए मालवा कल्चर, पहला कल्चर है मालवा कल्चर। मालवा कल्चर 1700 BC से 1200 BC तक स्प्रेड हुआ। कहाँ पे हुआ? नवदा टोली में इसके साक्ष्य मिलते हैं। नवदा टोली के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट से। जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे संस्कृति का विकास 1400 BC से 700 BC में हुआ। इसके साक्ष्य हमको महाराष्ट्र से मिलते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आहार कल्चर, आहार संस्कृति का विकास 2200 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। इसके साक्ष्य हमको राजस्थान से मिलते हैं। इसके साक्ष्य हमको राजस्थान से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इसका मतलब यहाँ एक्सकवेशन के थ्रू हमको पता चली कि अच्छा हाँ, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई कुछ अलग अलग संस्कृतियाँ भी चलती थी, संस्कृति का अलग अलग विकास था। क्या था कल्चर? इसका विकास 2200 ईस्वी से 2000 BC तक मिलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं। द रंगपुर एंड द प्रभास कल्चर, ये कहाँ? 1800 BC से 1400 BC तक चला। तो रंगपुर और प्रभास संस्कृति का भी उद्भव हुआ था, वो 1800 BC से 1400 BC तक यहाँ पे इसका विकास हुआ। इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो वो गुजरात से मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होंगे फ्रेंड्स वो आप आज दूर कर पाए होंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।